गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर एक चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्या होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उससे भी पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं जिनके बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि यूजफुल होते हैं लेकिन एक्सेस कंटेंट में बन गए हैं, उनको टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है। हम इसमें ये बात करने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन की जो बेस्ट डेफिनेशन है, मैं इसको बोल सकता हूं कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और अच्छे से अगर हम बात करना चाहें तो हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट। रिमूवल ऑफ मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है ये हमारी बॉडी में आया कहां से? अभी हमने आपको बताया कि जो एक्सक्रीटरी मैटर है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के तहत बनता है और इसको टाइम टू टाइम जरूरत से ज्यादा जब बन जाता है हमारी बॉडी में, इसको एक्सक्रीट आउट करने की जरूरत होती है। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि एनिमल्स प्रोड्यूस डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट, डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। जैसे कि हमारे पास होगा नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। सर मेनली आपने नाइट्रोजनस कंटेनिंग वेस्ट क्यों बोला? क्योंकि बच्चे हमारे पास जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं या फिर मैं कह दूं एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, ये मेनली नाइट्रोजनस कंटेनिंग ही होते हैं। चाहे वो अमोनिया हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड्स हो, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास एक्सक्रीटरी मैटर होते हैं। इसलिए बोला है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट आर हार्मफुल टू स्टोर इन बॉडी। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है जो नाइट्रोजनस वेस्ट हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं उनकी हमारी बॉडी में जरूरत नहीं थी। जरूरत है, उन चीजों की भी जरूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं जब एक्सेस मैटर, जब एक्सेस कंटेंट में हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, हमें टाइम टू टाइम इसको रिमूव आउट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। These substances have to be removed totally or partially। टोटली क्यों बोला? भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, उनको हम टोटली अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे। या कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनकी हमारी बॉडी में नीड है टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन को हम मेंटेन करना चाहते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो बच्चे हम उनको पार्शियली एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने की जरूरत नहीं है। बोलो ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे। देखो बच्चे, मेन जो एक्सक्रीटरी मैटर है वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं इनके जो एक्सक्रीटरी मैटर हैं, या तो आपके पास अमोनिया होगी, यूरिया होगी, यूरिक एसिड हो सकती है, कुछ अदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, संभाल लोगे। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। हम सबको पता है कि जो अमोनिया होती है बेटा, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म होती है। और आपको ये भी पता है कि जो जितना ज्यादा टॉक्सिक, उसको बाहर निकालने के लिए उतनी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, देन यूरिया, देन यूरिक एसिड। हम इनकी भी बात करेंगे। याद रहे मैंने बोला कि जो जितना ज्यादा टॉक्सिक उतना ही ज्यादा वाटर लगेगा इनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। ठीक है ना। ये इससे लेस टॉक्सिक और ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक आ जाता है। ठीक है ना। आओ, फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो ध्यान रखना, जो हमारी बॉडी के अंदर बच्चों नाइट्रोजनस वेस्ट बना है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट जरूरी नहीं है सिर्फ मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से ही हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हुआ हो। हम बेटा हो सकता है हमने कुछ एक्सेस में इंजेक्शन कर लिया हो,
कुछ ऐसी चीजें ज्यादा खा ली हो जिनकी वजह से ज्यादा एक्सक्रीटरी मैटर हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये एक्सेस इंजेक्शन की वजह से भी हो सकता है। बोलो ठीक है ना भाई। कई बार हम ड्रग्स लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग टाइप की जो भी मेडिसिन रहती हैं आपकी, वो भी तो एक्सक्रीटरी मैटर की फॉर्म में बाहर आती है ना कई बार। तो इन सब की हम बात करेंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ मोड ऑफ एक्सक्रीशन। मोड ऑफ एक्सक्रीशन, तो यहां पर हमने एनिमल्स को उनके एक्सक्रीटरी मैटर के बेस पर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है, दैट इज अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। बोलो ठीक है ना। अब सबसे पहले हम एक एक की बात करेंगे। तो बच्चे यहां पर सबसे पहले हमने लिख रखा है अमोनोटेलिक। देखो कितना आसान है। अमोनोटेलिक को ऐसे आपको याद रखना है कि सिंपल सी बात है, अमोनोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हो बच्चे, क्या कहलाएंगे वो? अमोनोटेलिक एनिमल्स। क्या कहलाएंगे बेटा? अमोनोटेलिक एनिमल्स। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? अमोनोटेलिज्म। क्या कहलाएगी बच्चे? अमोनोटेलिज्म, ठीक है ना। आओ देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। अमोनिया को बाहर एक्सक्रीट आउट करने की जो हमारे पास प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? अमोनोटेलिक। अब बात ये आती है कि जो अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं ये मेनली कौन है? याद करो, अभी मैंने आपको बताया कि अमोनोटेलिक या फिर अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल है, और टॉक्सिक मटेरियल है, साथ ही ये भी बोला था कि इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल्स अमोनिया का एक्सक्रीशन करते होंगे वो मेनली पानी में रहने वाले होंगे। कहाँ पे बेटा? वाटर के अंदर रहने वाले होंगे, वही करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है वोनी फिशेस। वोनी फिशेस को हम टीलियोस्ट भी बोलते हैं बेटा, एनसीईआरटी के शब्द हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, हम यहाँ पर पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। चलो, टीलियोस्ट और बेटा एक्वेटिक एम्फीबियंस। एक्वेटिक एम्फीबियन क्यों बोला? क्योंकि बेटा कुछ एम्फीबिया, जैसे कि हम एग्जाम्पल के नाम पर ले लेते हैं फ्रॉग। क्या ले लेंगे बेटा? फ्रॉग। जब फ्रॉग टेरेस्ट्रियल है, मतलब धरती पर है, तब वो यूरिया का एक्सक्रीशन करेगा, लेकिन जब फ्रॉग की लार्वा पानी के अंदर पड़ी हुई है तब वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करेगी, ठीक है ना। इसीलिए अगर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आता है कि ऑल एम्फीबियंस सिक्रीट अमोनिया, तो आप कहते ना ना, गलत है, ठीक है ना बच्चे। तो एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट एंड टेडपोल लार्वा, ये टेडपोल लार्वा फ्रॉग की है। कहने का मतलब यहां पर मैंने अभी बताया कि अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐसे एनिमल ही अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे जो कि कहां रहने वाले होंगे? पानी में। देखो बेटा यहां पर लिखा है अमोनिया एज इट इज रेडियली सॉल्युबल। ये बहुत ही अच्छे से सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस। सर यहां पर इस लाइन का क्या मतलब है? यहां पर बेटा इस लाइन का ये मतलब है कि जो हमारी अमोनिया है इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है, ये इतनी ज्यादा डिफ्यूजिबल होती है या फिर इतनी ज्यादा आसानी से पानी में घुल जाती है, ये जनरल बॉडी सरफेस से ही क्या होती है? वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। बोलो ठीक है ना, संभाल लोगे, बहुत शानदार। अब यहां पर मैंने बोला था एक्वेटिक इंसेक्ट, ध्यान रखना ऑल इंसेक्ट नहीं बेटा, सिर्फ पानी में रहने वाले इंसेक्ट ही किसका एक्सक्रीशन करेंगे? अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे। बोलो ठीक है ना। आगे देखेंगे, और थ्रो गिल सरफेस। गिल्स, तो बेटा गिल सरफेस से हमारी फिशेस कर सकती हैं एज अमोनियम आयंस, एज अमोनियम आयंस, ठीक है ना बच्चे। तो हमारी जो फिशेस हैं गिल्स से भी अमोनिया का एक्सक्रीशन कर सकती हैं डायरेक्ट वाटर के अंदर, एज इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। ध्यान रख लेंगे। वो कर रहे हैं कि किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। भैया जो किडनीज हैं अमोनिया के एक्सक्रीशन में इनका कोई रोल नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, हमारे अंदर भी अमोनिया बनती है लेकिन हम डायरेक्ट अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं करते हैं, हमारा लीवर पहले उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगा, देन हम उसको एक्सक्रीट करते हैं। बोलो ठीक है ना। आगे देखेंगे, मोड ऑफ एक्सक्रीशन चल रहा है बच्चे। नेक्स्ट टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म है यूरियोटेलिज्म। क्या बेटा? यूरियोटेलिज्म। तो ध्यान रखना क्या होते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स?
ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिया का एक्सक्रीशन करेंगे, क्या कहलाएंगे बेटा? यूरियोटेलिक एनिमल्स। और ऐसे एनिमल जो यूरिया का एक्सक्रीशन कर रहे होंगे, एक्सक्रीट आउट ऑफ द यूरिया, ये प्रोसेस कहलाती है बेटा यूरियोटेलिज्म। क्या कहलाएगी बेटा? यूरियोटेलिज्म। अब देखो, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर। ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अमोनिया बनती है, लेकिन हम कभी भी अमोनिया को अमोनिया की तरह ही एक्सक्रीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। पहले हमारा लीवर इस टॉक्सिक मटेरियल अमोनिया, मोस्ट टॉक्सिक मटेरियल को लेस टॉक्सिक मटेरियल में बदलेगा, तब कहीं हम इसको जाके एक्सक्रीट आउट करेंगे, और हमारा जो लीवर है वो बेटा बनाएगा यूरिया, और यूरिया को डिफ्यूज कर दिया जाता है ब्लड में, और ब्लड से पहुंच जाता है हमारी किडनी के पास, और हमारी जो किडनीज होती हैं वो इसको क्या कर देंगे बच्चे? एक्सक्रीट आउट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? एक्सक्रीट आउट कर देंगे। बोलो ठीक है ना? excrete out by kidney. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix due to of these animals to maintain a desired osmolarity. अभी मैंने क्या बताया कि भाई हम अपनी बॉडी से यूरिया को एक्सक्रीट जरूर करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी बॉडी में यूरिया की जरूरत नहीं है बेटा। हमारी किडनी में भी कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या रहती है? यूरिया का स्टोरेज रहता है। क्यों रहता है? ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, ठीक है ना। और ऑस्मोलैरिटी का मतलब बेटा मैंने बताया मेंटेन ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है टू मेंटेन सॉल्ट कंसंट्रेशन, टू मेंटेन सॉल्ट कंसंट्रेशन। बोलो ठीक है, इतना संभाल लोगे? बहुत शानदार। अब हमारे पास बचा है यूरिकोटेलिज्म। क्या बेटा बचा है? यूरिकोटेलिज्म। तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है यूरिकोटेलिज्म। सिंपल सी बात है। फिर सर क्या होते होंगे यूरिकोटेलिक एनिमल्स? शब्दों पर ध्यान देना। यूरिकोटेलिक एनिमल्स क्या होंगे बेटा? द एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ठीक है ना बच्चे? अब देखो, रेप्टाइल्स हमारी छिपकली हो गई, स्नैक्स हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा? यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। जो हमारी बर्ड्स हो गई ये भी यूरिक एसिड का ही एक्सक्रीशन करते हैं। लैंड स्नेल, ध्यान रखना ऑल स्नेल नहीं बच्चा। तो यहां पर लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एज इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। ध्यान रखना पैलेट और पेस्ट, इनका जो भी फिशिस और एक्सक्रीटरी मैटर या फिर जो भी है वो सारा का सारा कंबाइंड फॉर्म में आता है, उसको मैं बोलता हूं पेस्ट और पैलेट विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो मैंने क्या बोला कि सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट किसको होती है? यूरिकोटेलिक एनिमल्स को। ध्यान रखना ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, वो टॉक्सिसिटी का और वाटर रिक्वायरमेंट का भी सेम है। क्या बताया था बेटा अभी मैंने कि सबसे ज्यादा एक्सक्रीट आउट करने के लिए वाटर किसको चाहिए? अमोनिया को, देन यूरिया को, देन यूरिक एसिड को। ठीक है ना? और ये साथ ही टॉक्सिसिटी का भी ऑर्डर है। ये सिंपल सा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, संभाल लोगे? बहुत शानदार। आगे देखो, ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी ये लिखा हुआ है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है ना? चलिए, तो हमने यहां पर बात की एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी मैटर। अब हमने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कर रखा है, उनमें किस टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। मतलब अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बेस पर एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं। तो याद करो बच्चे, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक, तो वहां पर भी हमने साथ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात की थी। लोअर ऑर्गेनिज्म में अलग होंगे, हायर ऑर्गेनिज्म में अलग होंगे। तो बेटा जो एनिमल किंगडम में जो भी ऑर्डर है ये एक तरह का क्या है बेटा? इवोल्यूशन का ऑर्डर है। ठीक है ना? तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हम पढ़ रहे हैं, ये भी एक तरह के इवोल्यूशन का ऑर्डर है। इवोल्यूशन का मतलब होता है मोस्ट एडवांस टाइप के होते जाते हैं। ठीक है ना? तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है यहाँ पर, जिनको मैंने बोला है प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर मैं इसको बोलता हूँ फ्लेम सेल्स, ज्वाला सेल्स, है ना बच्चे? और बोलता हूं मैं इनको सोलेनोसाइट्स। क्या बोलूंगा? सोलेनोसाइट्स। ध्यान रख जाएगी बात। बहुत शानदार। इधर देखो,
तो प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें देखने को मिलती है? आपको नीट के पर्पज से सिर्फ इतना ही याद रखना है और एनसीईआरटी ने भी इतनी ही बातें की हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास डिटेल नहीं है बच्चे। जो प्रोटोनेफ्रिडिया है, फ्लेम सेल्स हैं या फिर सोलेनोसाइट्स हैं, ये हमें देखने को मिलती है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज का एग्जांपल बच्चे फ्लैट वर्म्स, एग्जांपल आपके पास प्लेनेरिया हो गया, रोटीफर्स हो गए, कुछ एनिलीड्स। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर बेटा, सम एनिलीड्स। बेटा स्टेटमेंट आएगा कि ऑल एनिलीड्स के पास है प्रोटोनेफ्रिडिया ना, कुछ के पास हमें नेफ्रिडिया भी देखने को मिलेंगी। बेटा प्रोटोनेफ्रिडिया से ज्यादा एडवांस टाइप की होती है क्या? नेफ्रिडिया, ठीक है ना। एंड द सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलो का मतलब यहाँ पर हेड है, कॉर्डेट्स का मतलब नोटोकॉर्ड से है, ठीक है ना। सिफेलोकॉर्डेट हम पढ़ेंगे, ये हो गया हमारे पास एम्फीऑक्सस। क्या हो गया बच्चे? एम्फीऑक्सस। ये सारे के सारे एग्जांपल हमने एनिमल किंगडम में पढ़ रखे हैं। बोलो कहां पढ़ रखे हैं बेटा? एनिमल किंगडम में पढ़ रखे हैं। ओके, वो कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। भाई जो प्रोटोनेफ्रिडिया, मैं तो कहता हूं सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, चाहे वो प्रोटोनेफ्रिडिया हो, नेफ्रिडिया हो, ग्रीन ग्लैंड्स हो, किडनी हो, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उन सबका एक ही काम है हमारी बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना और वाटर की भी कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का प्राइमरली फंक्शन होता है। ऐसे ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में, तो ध्यान रखना ये आयनिक बैलेंस और बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन में हेल्प कर रही है। और ऑस्मो रेगुलेशन का मैंने बता दिया है बेटा, इसका मतलब क्या बताया था, बता दो जल्दी फटाफट। इसका मतलब बताया था बेटा टू मेंटेन सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है ना बेटा, टू मेंटेन सॉल्ट कंसंट्रेशन, मतलब हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं इनके थ्रू। बोलो ठीक है ना। इनसे एडवांस टाइप के और एडवांस टाइप के बेटा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे पास वो है नेफ्रिडिया। क्या है बेटा? नेफ्रिडिया। अब सबसे पहले देखेंगे नेफ्रिडिया किस में है। अर्थवॉर्म, बताओ बेटा अर्थवॉर्म हमारा किस फाइलम के अंदर आता है? जल्दी बोलो। एनिलिडा। किसके अंदर आता है बेटा? एनिलिडा। तो ध्यान रखना एनिलिडा में जो हमारा अर्थवॉर्म आया है, अभी मैंने क्या बोला, सारे के सारे एनिलिड के पास ना ही नेफ्रिडिया है और ना ही प्रोटोनेफ्रिडिया है। कुछ एनिलिड्स के पास प्रोटोनेफ्रिडिया और कुछ एनिलिड्स के पास क्या है बेटा? नेफ्रिडिया। बोलो ठीक है ना, संभाल लोगे बेटा। इसका भी वही काम है। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। नेफ्रिडिया भी यहां पर क्या कर रही है? इनकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का काम कर रही है, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं बेटा, है ना, एक्सक्रीशन एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। और ये यहां पर मेंटेन कर रहे हैं किसको बेटा? फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को। बोलो ठीक है ना, संभाल लोगे यहां तक, बहुत शानदार। इनसे नेक्स्ट एडवांस टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन की हम बात करने वाले हैं, जिनका नाम है बेटा मेलपिगियन ट्यूब्यूल। मेलपिगियन ट्यूब्यूल, ठीक है ना, मेलपिगियन ट्यूब्यूल। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच। तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये किसमें देखने को मिलेंगे? ये या तो हमें देखने को मिलेंगे बेटा मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, एग्जांपल दे रखा है कॉकरोच। किसमें बेटा? कॉकरोच। तो ध्यान रखना यहां पर लिखा हुआ है बेटा मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट का मतलब समझते हो, मतलब बहुत, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सभी के सभी इंसेक्ट के पास क्या होंगे बेटा? मेलपिगियन ट्यूब्यूल। अब हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के हिसाब से ऑर्गेनिज्म वाइज तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए मैंने कॉमन बोल दिया है कि ज्यादातर इंसेक्ट के अंदर बेटा क्या होती है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल। क्या होती है बेटा? मेलपिगियन ट्यूब्यूल। संभाल लोगे यहां तक, बहुत शानदार। आगे देखो बेटा एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड, ये हमारा पाया जाता है बेटा प्रॉन के अंदर। किसके अंदर? प्रॉन के अंदर। तो परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन द क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियन ग्रुप है बेटा लाइक प्रॉन्स। किडनी हम जानते हैं बेटा सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में, ऑल वर्टिब्रेट, जैसे कि आपके फिशेस हो गई, एम्फीबिया हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, वर्ड्स हो गए। बोलो ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर बात कर ली कि एनिमल्स एक्सक्रीटरी मैटर के बेस पर कितने टाइप के होते हैं, तो हमने 3 टाइप के पढ़े बेटा। जल्दी से बता दो फटाफट, पहले कौन से थे? मोनोटेलिक, देन
यूरियोटेलिक देन यूरिकोटेलिक। बोलो ठीक है ना। और यहां पर मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की भी बात कर ली है। जल्दी बता दो, यहां तक कोई डाउट हो? नहीं है ना? चलो अब हम पढ़ेंगे मेन जो हमारी एनसीईआरटी में बातें कर रखी हैं, वो बात कर रखी है बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। किसकी बात कर रखी बेटा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है ना, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बनी है। आप जब एनसीईआरटी पर देखोगे बेटा, आपको एक डायग्राम इस तरह का दिखाई देगा, दो किडनीज दिखाई दे रही होंगी और दो किडनी से बाहर आ रहे होंगे दो यूरेटर्स। कितने बेटा? दो यूरेटर्स। और ये खुल जा रहे होंगे कॉमन यूरिनरी ब्लैडर में, और यहां पर एक आ गया होगा आपके पास यूरेथ्रा। क्या आ गया होगा? यूरेथ्रा। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा मिलकर बना होता है दो किडनीज, मैं बोल सकता हूं एक पेयर किडनी, एक पेयर क्या है बेटा? ये यूरेटर्स हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये लॉन्ग यूरेथ्रा आपको दिखाई दे रहा होगा। बोलो ठीक है ना। तो बेटा ये हमारे पास किडनी है, इनको मैं कहता हूं यूरेटर। क्या बोलूंगा बट्टी? यूरेटर। यहां पर यूरिन आपकी स्टोर हो सकती है। ये है बेटा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और ये आपका हो गया यूरेथ्रा। क्या हो गया बेटा? यूरेथ्रा। बोलो ठीक है ना। लैंग्वेज में जब स्टेटमेंट आते हैं तो इतनी छोटी छोटी बातों पर आपको फंसा लिया जाता है। ठीक है ना। तो इनका ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना है। अब देखो बेटा, वो कह रहा है वन पेयर किडनी। ठीक है ना बेटा, आ पेयर वन पेयर। ठीक है ना। तो एक पेयर किडनी है, वन पेयर यूरेटर्स है। वन पेयर नहीं बेटा, यहां पर लिखा हुआ ए, मतलब यूरिनरी ब्लैडर कितने होते हैं? एक होता है यूरिनरी ब्लैडर, और एक ही क्या होता है बेटा? यूरेथ्रा। क्या होता है बेटा? यूरेथ्रा। ध्यान रखना, जो यूरेथ्रा है इसकी लेंथ डिफरेंट होती है बेटा। यूरेथ्रा की जो बेटा लेंथ है, यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो बेटा मेल में क्या होती है? लॉन्ग, और जो फीमेल में होती है वो कंपैरेटिवली होती है शॉर्ट। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा किसमें रहते हैं? मेल में या फीमेल में? फीमेल में बेटा, ऑफ कोर्स, क्योंकि यूरेथ्रा क्या है? शॉर्ट है। संभाल लोगे यहां तक? बहुत बढ़िया। अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले बात करने वाले हैं किडनी की। किसकी करेंगे? किडनी की। तो हम सब जानते हैं किडनी के बारे में कि हमारी बॉडी में वन पेयर किडनी है। प्रेजेंट कहां होती है बेटा? डॉर्सल साइड, और अच्छे से बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं? आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। भैया डॉर्सली और साथ ही आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ प्रेजेंट है हमारी किडनीज। अब आप बताओ, अगर ये किडनीज हैं तो क्या सेम लेवल पर रहती होंगी? ना बेटा, सेम लेवल पर नहीं रहती है किडनी। ध्यान रखना, लेफ्ट वाली जो किडनी है स्लाइटली ऊपर है, मतलब इस तरह से अरेंज है, सेम लेवल पर हमारी किडनीज नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बेटा। ये किडनीज जो हमारी हैं रेडिश ब्राउन कलर की होंगी, रेडिश ब्राउन कलर की हैं, और बेटा ये बीन शेप की हैं। बीन देखी होगी बेटा, है ना। तो ये बीन शेप की होती हैं। साथ ही अगर मैं इनकी बात करूंगा लोकेशन के हिसाब से, तो सिचुएटेड बिलो द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक। मतलब बेटा आपने एक वर्टिब्रल फॉर्मूला पढ़ रखा होगा जिसका नाम था C7। क्या था बच्चे? C7 T12 L5 S1 C1। ये हमारा वर्टिब्रल फॉर्मूला है। मतलब ये बताता है कि जो हमारी सर्वाइकल है, नेक वाला रीजन है, यहाँ पर 7 वर्टिब्री हैं, थोरैक्स वाले रीजन में 12 वर्टिब्री हैं, और उसके नीचे लंबर में 5, सैक्रल 1, और कॉक्सिक्स में भी कितनी होती है बेटा? 1 होती है। बोलो ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो हमारी किडनीज हैं वो किस लेवल पर प्रेजेंट है। हम यहाँ पर लेवल की बात करने वाले हैं। लेवल इन्होंने बोला है लास्ट थोरेसिक। लास्ट थोरेसिक बोले तो T12। लास्ट थोरेसिक कौन सी बेटा? T12। एंड थर्ड लंबर, एंड थर्ड लंबर तो मैं यहां पर लिख सकता हूं T12 L3। ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन बेटा वर्टिब्रल कॉलम के रेस्पेक्ट में बात की गई है। बोलो ठीक है ना। आगे देखो,
क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ध्यान रखना, एब्डोमिनल कैविटी जरूर बोला है, पेट में नहीं है, पीछे वाली साइड पर है, ठीक है ना बेटा, बैक साइड में है, इसको मैं बोलता हूं डॉर्सल, ठीक है ना। साइज की बात करेंगे तो बहुत आसान, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 5 से 7 ब्रेथ होती है और 2 से 3 क्या होती है बेटा, थिकनेस। तो 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3, बोलो ठीक है ना, संभाल लेना इसको। सेंटीमीटर में है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, 5 to 7 सेंटीमीटर ब्रेथ में और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या है बेटा, थिकनेस। वेट इनका हो जाता है 120 to 170 ग्राम। ये ईच किडनी का वेट है बेटा, ईच किडनी का वेट है। आपकी जो एक किडनी होती है उसका वेट कितना रहता है, 120 to 170 ग्राम। बोलो क्या रहता है बेटा, 120 to 170 ग्राम। संभाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आ जाओ आगे। इनर सरफेस ऑफ किडनी, हम यहां पर किडनी की स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। देखो बेटा, अगर मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं किडनी की स्ट्रक्चर जनरल, तो आप इस तरह से समझ सकते हो। ये आपकी किडनी है, ये क्या है बच्चे, किडनी है, ये ओपनिंग है, बताओ क्या है बच्चे, ओपनिंग है। ये यहां पर जो किडनी के ऊपर लेयर्स हैं, इसको मैं कंप्लीट नहीं करता हूं बेटा, ध्यान रखना, डॉर्सल साइड से यहाँ पर जो आउटर लेयर है वो पूरी नहीं होती है। इस तरह की हम किडनी को कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। क्या बोलते हैं बच्चे, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। तो यहाँ पर जो लेयर्स के नाम हैं, जैसे हमने हार्ट में बात की थी बेटा, है ना, पेरिकार्डियम, ऐसे ही किडनी में मैं बात करता हूं पेरिटोनियम। क्या बोल दूंगा बेटा, पेरिटोनियम की लेयर्स हैं। अब आप बताओ बेटा, किडनी एक ऑर्गन है, किडनी क्या है बेटा, एक ऑर्गन है, और जब ऑर्गन है तो ब्लड की सप्लाई भी चाहिए होगी। जब ब्लड जाएगा तो वापस भी सही आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बेटा किडनी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई करने के लिए हमारे पास ब्लड वेसल गई है। अब आप बताओ जनरल कंसेप्ट कि किसी भी ऑर्गन के अंदर बेटा, किसी भी ऑर्गन के अंदर ब्लड की सप्लाई कौन करता है, आर्टरी। कौन करता है बेटा, आर्टरी। तो बेटा मैंने बोला किसी भी ऑर्गन के अंदर जो ब्लड की सप्लाई करती है वो कहलाती है आर्टरी। लेकिन ये कौन सा ऑर्गन है, किडनी, और किडनी के लिए एक शब्द आता है जिसका नाम है रीनल। तो बेटा इसका नाम हो जाएगा रीनल आर्टरी। क्या नाम हो जाएगा, रीनल आर्टरी। अब बताओ बेटा, ब्लड यहां से गया, वापस भी आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। जब वापस आएगा तो वापस लेकर कौन आएगा ब्लड को, जल्दी बोलो, ब्लड को वापस लेकर कौन आएगा बेटा, वापस तो वेन लेकर आती है ना, तो ब्लड को वापस लेकर आ गई वेन। तो यहां पर मैं इसका नाम बोल दूंगा रीनल वेन। क्या बोल दूंगा बच्चे, रीनल वेन। बोलो संभाल लगे। आप ही बताओ किडनी मेनली कर क्या रही है हमारी, किडनी का काम होता है बेटा ब्लड को फिल्टर आउट करना, ब्लड से यूरिया को एलिमिनेट करना, ब्लड से एक्सक्रीटरी मैटर को एलिमिनेट करना। तो आप बताओ बेटा, ब्लड अंदर गया और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया। तो बेटा जो अंदर यूरिन का फॉर्मेशन हुआ होगा वो भी तो बाहर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बेटा जो यूरिन बना है अंदर की तरफ, वो यूरिन को बाहर कौन लेकर आएगा, जल्दी से बता दो सभी लोग, क्या नाम होगा इसका बच्चे, यूरेटर। क्या नाम हो जाएगा, यूरेटर। तो ध्यान रखना, यूरेटर से एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर आ रहा है, रीनल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ रहा है, और रीनल आर्टरी से हमारा जो ब्लड है वो कहां जा रहा है बेटा, अंदर की तरफ जा रहा है। बोलो ठीक है ना, संभाल लोगे इतना, बहुत शानदार। अब यहां पर देखो बेटा, जो यहां पर जिसके थ्रू रीनल आर्टरी अंदर जा रही है, रीनल वेन और यूरेटर एग्जिट आउट हो रहे हैं, इस ओपनिंग को क्या नाम दें। तो बेटा इस ओपनिंग का जो नाम होता है वो होता है हाइलम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हाइलम। बोलो ठीक है ना, ये हाइलम हो गया। अब जो हमारे पास किडनी है इसको भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है समझने के लिए बेटा। ये मैं यहां से हल्की हल्की सी लाइन खींच देता हूं। तो बेटा किसी भी ऑर्गन में जो आउटर पार्ट होता है उसको मैं बोलता हूं कॉर्टेक्स।
क्या बोलता हूँ बेटा? कॉर्टेक्स। और इनर वाले पार्ट को बोलता हूं मेडुला। क्या बोलूंगा बच्चे? मेडुला। तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये किडनी की हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देखो बेटा, देखो कॉर्टेक्स और मेडुला। अब इस मेडुला के अंदर इस तरह से बहुत सारी छोटी 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 सी स्ट्रक्चर्स रहती हैं, जिनको मैं क्या बोलने वाला हूं? मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलूंगा बेटा? फटाफट बना देते हैं। ये लो रफली डायग्राम। ठीक है ना बेटा? इनका नाम है बेटा, अब आप बताओ, आप खुद ही देखो, ये किसकी तरह दिखाई दे रही है? पिरामिड की तरह। पिरामिड की तरह दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्रेजेंट कौन से रीजन में है? ये बेटा प्रेजेंट है मेडुला रीजन में, इसीलिए इनका नाम आ जाता है हमारे पास मेडुलरी पिरामिड। क्या नाम है बच्चे? मेडुलरी पिरामिड। बात ये आती है कि जो मेडुलरी पिरामिड हैं ये कितने होते हैं? तो मेडुलरी पिरामिड होते हैं बेटा ईच किडनी के अंदर, शब्दों पर फोकस करेंगे, ईच किडनी के अंदर होते हैं 8 से 12। कितने होंगे बेटा? 8 से 12। तो हर किडनी के अंदर 8 से 12 मेडुलरी पिरामिड होते हैं। इतना संभाल लोगे? आगे देखो बेटा, ये जो आपको मेडुलरी पिरामिड दिखाई दे रहा है, इस पर बेटा बहुत सारी छोटी 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 सी स्ट्रक्चर्स इस तरह से लगी रहती हैं। बहुत सारी छोटी 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 सी स्ट्रक्चर्स लगी दिखाई देंगी आपको, जिनका कुछ पार्ट मेडुला में आता हुआ दिखाई देगा और कुछ कॉर्टेक्स वाले रीजन में आता हुआ दिखाई देगा। ये क्या है? अरे जल्दी से बता दो बच्चे, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये है बेटा नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। आप नेफ्रॉन को जानते ही हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये यहाँ पर इतनी छोटी सी दिखाई दे रही है, मैं इसकी रियल स्ट्रक्चर्स आगे आपको बना के दिखाने वाला हूँ। बोलो ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर जो किडनी, अब देखो बेटा, जो कॉर्टेक्स का पार्ट, कॉर्टेक्स का पार्ट स्लाइटली मेडुला के अंदर आपको दिखाई दे रहा है जाते हुए, इसको मैं बोलता हूं कॉलम्स ऑफ वर्टनी। क्या बोल दूंगा बच्चा? कॉलम्स ऑफ वर्टनी। कॉलम्स ऑफ वर्टनी। बोलो ठीक है ना? अब देखो, जैसे ही आप इस हाइलम के अंदर बढ़ोगे, एनसीईआरटी कहती है कि जैसे ही आप हाइलम के अंदर ओपन स्पेस को देखोगे, किसको देखोगे बेटा? ओपन स्पेस को देखने वाले हो। इस ओपन स्पेस का नाम एनसीईआरटी बता रही है आपको पेल्विस। क्या बता रही है बेटा? पेल्विस। तो ये इतनी सी जनरल स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है नीट पर्पज से। बोलो ठीक है ना? देखो बेटा, ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, इसकी लेबलिंग करने को भी आती है, तो ध्यान रखना। ओपनिंग को हमने हाइलम बोला है। यहाँ पर कैसे बोलेंगे कि जो भी चीजें यहाँ पर, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट हल्का हल्का सा इन्वेजिनेटेड दिखाई देगा। मैंने क्या बोला? कॉर्टेक्स वाला पार्ट इन्वेजिनेटेड है। कहाँ पर बेटा? मेडुला रीजन के अंदर। उसको बोला है हमने कॉलम्स ऑफ वर्टनी। क्या बोला बेटा? कॉलम्स ऑफ वर्टनी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हमारे पास रीनल पिरामिड है, जो रीनल पिरामिड दिखाई दे रहे हैं बेटा, रीनल पिरामिड की जो इंटरनल या फिर अंदर वाली साइड है, इनको एनसीईआरटी बोल रही है कैलिक्स। क्या बोल रही है? कैलिक्स। ये कैलिक्स कोरोला वाला कैलिक्स नहीं है, ये अलग कैलिक्स है। बोलो ठीक है? इससे ज्यादा नाम आपके पास पूछे नहीं जाते हैं। बोलो ठीक है ना? बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, इनर सरफेस ऑफ किडनी इज कॉनकेव। जो इनर सरफेस होती है बेटा हमारे पास किडनी की, वो कैसी होती है? कॉनकेव होती है। कैसी होगी बेटा? कॉनकेव विद अ नोच। विद अ नोच। नोच का मतलब होता है डिप्रेशन, कॉल्ड हाइलम, थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। सर ये क्या कहना चाह रही है? मैंने बोला कि बेटा ये जो किडनी की स्ट्रक्चर है, जिसकी ओपनिंग को मैंने हाइलम बोला, ये लाइन ये कह रही है कि इस हाइलम के थ्रू ब्लड वेसल्स जाती और आती हैं। साथ में अगर कोई ऑर्गन है तो क्या बताओ, इसके अंदर न्यूरॉन्स का आना जाना नहीं होगा? बिल्कुल होगी। और किसी भी ऑर्गन की तरफ हमारी न्यूरॉन जाती है, उस तरह की न्यूरॉन को मैं क्या बोलता हूं बेटा? एफरेंट न्यूरॉन। और किडनी से वापस आएगी, उसको मैं क्या बोल दूंगा? इफरेंट न्यूरॉन या फिर मोटर नर्व। बोलो ठीक है ना? संभाल लोगे? आगे देखो,
इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस। वो कह रहे हैं जैसे ही आप हाइलम के अंदर भरोगे एक ब्रॉड फनल शेप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, जिसको मैंने बेटा क्या बोला था, रीनल पेल्विस। क्या बोला था बेटा, रीनल पेल्विस। ये देखो बेटा मैंने बोला पेल्विस, अरे किडनी के अंदर की बात हो रही है ना बेटा, तो किडनी के लिए शब्द कौन सा आ जाता है हमारे पास, रीनल पेल्विस। ठीक है ना। आगे देखो, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल। शब्दों पर ध्यान देंगे बेटा, टफ कैप्सूल इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स। और मैंने आउटर वाले को बेटा बोल दिया था, अभी बना के दिखाया, कॉर्टेक्स, और इनर वाले को क्या बोला, मेडुला। क्या बोला बेटा, मेडुला बोला। बोलो संभाल लोगे यहां तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो जो भी किडनी की डायग्राम बना के मैंने दिखाया है उसी में सारी चीजें जो बता रखी हैं वही लिखी हुई हैं। देखो बच्चे, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस। मैंने क्या बोला कि कोनिकल मासेस हैं, तो पिरामिड जैसी दिख रही है और मेडुला रीजन में प्रेजेंट थी, इसीलिए मैंने उनको क्या बोला था, मेडुलरी पिरामिड। क्या बोला बच्चे, मेडुलरी पिरामिड। तो द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस, मेडुलरी पिरामिड कहा जिसे हमने। और मेडुलरी पिरामिड में जो प्रोजेक्शंस थी अंदर की तरफ उनको मैंने कैलाइसिस बोला, या फिर कैलिक्स बोल सकता हूं सिंगुलर को। क्या बोल दूंगा बेटा, कैलिक्स बोल दूंगा। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज अ रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम ऑफ वर्टनी। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ हमारा कॉर्टिकल पार्ट मेडुला रीजन में ऐसे इन्वेजिनेटेड दिखाई देगा, उन्हीं को मैंने बोला है बेटा कॉलम्स ऑफ बर्टनी। क्या बोला है, कॉलम्स ऑफ बर्टनी। ध्यान रख लेना इतना। आगे चलते हैं। ये है आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है ना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जब हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम याद किया था, याद करो क्या बताया था, किन किन चीजों से मिलकर बना है। यहां पर 2 किडनी दिखाई दे रही होंगी और आपको यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और साथ ही यूरेथ्रा दिखाई दे रहा होगा। बोलो ठीक है ना। इसको संभाल लोगे। ये भी बेटा डायग्राम आता है, इसमें आपको ये बताना होता है कि कौन सा क्या है, मतलब लेवलिंग करनी होती है। तो आप सब इसको, किडनी को भी पहचान लोगे, रीनल आर्टरी को भी पहचान लोगे, यूरेटर। प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है बेटा इसमें, इंफीरियर वेना कावा और रीनल आर्टरी, कि भाई कौन सी वाली आर्टरी है और कौन सी वाली वेन है। तो बेटा बायोलॉजी में जब डायग्राम बनाया जाता है तो हम इस तरह से देखते हैं, जो राइट हैंड साइड में होता है वो एक्चुअली लेफ्ट होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट होता है। आप बताओ हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर होता है कि नहीं। तो बेटा लेफ्ट साइड में हमारे पास रीनल आर्टरी हो गई और राइट साइड में इंफीरियर वेना कावा हो गया। क्योंकि बेटा जो राइट साइड है, आपको पता है जब भी हम हार्ट की स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, हमारे हार्ट के राइट साइड में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। मेन प्रॉब्लम इसमें आएगी आपको रीनल आर्टरी और इंफीरियर वेना कावा, बाकी लेवलिंग आसान है। बोलो ठीक है ना, संभाल लोगे। आगे देखेंगे, ये जो मैंने अभी हाथ से बना के दिखाई थी बेटा, वो किडनी की स्ट्रक्चर्स है, बहुत आसान है। इसमें देखो मैंने बोला यहाँ पर एक हाइलम दिखाई देगा, हाइलम एक ओपनिंग, जिसमें क्या बेटा ब्लड वेसल्स अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी, यूरेटर भी बाहर आ रहा था बेटा, और बहुत सारी न्यूरॉन्स का भी यहाँ से आना जाना है। ये स्ट्रक्चर्स आपकी एनसीईआरटी के हैं। अब देखो बेटा, मैंने बोला कि जो हमारी किडनी थी, जो किडनी थी, किडनी पर जो हमारी किडनी थी, किडनी में बेटा मैंने बोला मेडुला रीजन में किडनी में बेटा जो मेडुला रीजन पर मेडुलरी पिरामिड हुआ करती थी, मैंने बोला इस तरह से छोटी छोटी जो भी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही थी, वो जो स्ट्रक्चर थी ना बेटा, उस पर मैंने बताया था कि ये है हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसको मैं बोलता हूं नेफ्रॉन। देखो बेटा यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, ये देखो, ठीक है ना। मैं अगर नेफ्रॉन का डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, देखो बेटा मैं अगर नेफ्रॉन का डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, तो ये इस तरह से आ जाएगा।
ये बेटा आपके पास नेफ्रॉन का डायग्राम है। चलो इसको रियल वाला बनाते हैं जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है ना, इसको और लंबा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, इसको मैं बोलता हूं कि बेटा ये नेफ्रॉन याद आ रहा ना, मैंने आपको किडनी बना के दिखाई थी, मिडलरी पिरामिड 8 से 12 बनाए थे, वहां पर जो छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही थी, नथिंग बट नेफ्रॉन। तो ये है बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्या है बेटा? नेफ्रॉन। संभाल लोगे इसको? अब देखो, चलो इसकी नोमेनक्लेचर करते हैं बेटा, ठीक है ना। ये जो आपको कप शेप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको मैं बोलता हूं बोमैंस कैप्सूल। क्या बोलूंगा बेटा? बोमैंस कैप्सूल। ये हमारे पास बोमैंस कैप्सूल। और ये जो आपको हाईली इन्वेजिनेटरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको मैं बोलता हूं पीसीटी। क्या बोलता हूं बेटा? पीसीटी। और पीसीटी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, मैं इसको बोलता हूं डीसीटी। डीसीटी की फुल फॉर्म होती है बेटा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बोलो ठीक है ना। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ध्यान रखना, जो बोमैंस कैप्सूल के पास है, पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डी से दूर, डी से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो आपको हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, मैं इसको बोलता हूं लूप ऑफ हेनले। क्या है बेटा? ये लूप ऑफ हेनले। क्या है बेटा? ये लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ध्यान दो बच्चे, इसमें पहले एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। देखो बेटा, ये हमारी नेफ्रॉन, और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा? ब्लड आता है, आर्टरी आएगी, आर्ट्रियोल आएगा, और बेटा यहाँ पर स्मॉल कैपिलरी में टूट जाता है इस तरह से, और ये बाहर निकल जाता है। ये बेटा जो डायामीटर है, ये मैंने जानबूझ के डिफरेंट बनाया है, ध्यान रखना, गलती से नहीं बना है। जिसका डायामीटर ज्यादा, या मैं ऐसा कह दूं जिससे हमारा ब्लड एंटर कर रहा है, किसके अंदर? बोमैंस कैप्सूल के अंदर, जिससे हमारा ब्लड एंटर कर रहा है, उसको मैं बोलता हूं एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोल दूंगा बच्चे? एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है ना, एफरेंट आर्टेरियोल। और जैसे ही एफरेंट आर्टेरियोल हमारा बोमैंस कैप्सूल के अंदर गया है, वोमेंस कैप्सूल के अंदर जाते ही छोटे छोटे कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो गया है, और ये जो कैपिलरीज का गुच्छा है, एनसीईआरटी अंग्रेजी में कह रही है टफ्ट ऑफ कैपिलरी। क्या है बेटा? ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी। और इसी को नाम दिया है हमारी एनसीईआरटी ने ग्लोमेरुलस। क्या है बेटा? ग्लोमेरुलस। संभाल लोगे इसको? तो टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ये है हमारे पास ग्लोमेरुलस। बोलो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में देखो बेटा, इधर से कंटेंट आएगा, इधर से जो भी मैटर आएगा वो इस डायरेक्शन में चलते हुए जाएगा। बताओ नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या बोल दूंगा बेटा मैं? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और इसमें क्या हो रहा है बेटा? हमारे जो यूरिन बन के आई है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो बहुत आसान नाम, इसका नाम रख दूंगा मैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये हो गया बेटा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। बोलो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इसका थ्रू आउट द लेंथ डायमीटर से नहीं है। ये जो ऊपर से आया है, देखो बेटा, इसको मैं बोलता हूं अपर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसको मैं बोलता हूं लोअर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये हो गए हमारे पास
अपर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये हो गई हमारे पास अपर थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसमें याद ये रखना है कि बेटा जो अपर पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले का, इसका डायमीटर एग्जैक्टली सेम होता है एज पीसीटी। एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे ही लाइन लिखी हुई है कि बेटा यहां पर जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, थिक वाला पार्ट, उसका डायमीटर एग्जैक्टली पीसीटी के बराबर है, और अपर थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का डायमीटर किसके एग्जैक्ट बताया है, डीसीटी के बराबर बताया है। बोलो ठीक है ना, संभाल लोगे। तो ये थी हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर। एक हमारे पास यहां पर दिखाई दे रही है आपको लॉन्ग सी स्ट्रक्चर, जिसको मैं बोलता हूं बेटा कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोल दूंगा बेटा, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा कलेक्टिंग डक्ट। संभाल लोगे, बहुत शानदार। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहली बात तो इसकी लेवलिंग आ जाएगी, साथ ही बेटा थ्योरेटिकली क्वेश्चन ये बन जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और इसमें ऑप्शन क्या होंगे बेटा, बोमैन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। तो बेटा ध्यान रखना, जो कलेक्टिंग डक्ट है उसको हमने नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना है। सर कलेक्टिंग डक्ट को नेफ्रॉन का पार्ट क्यों नहीं माना है, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी नेफ्रॉन्स ओपनिंग होती हैं, मतलब एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी नेफ्रॉन यहां पर आके खुलेंगी, तो मैं इसको नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानूंगा। बोलो ठीक है ना, संभाल लोगे इसको, बहुत बढ़िया। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं बेटा। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, या फिर मैं इसको बोलता हूं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो स्ट्रक्चर आपने देख ली, मैंने इसके बारे में क्या बताया, ये हमारी किडनी की सबसे बेसिक यूनिट है, मतलब जो हमारी किडनी है वो किससे मिलकर बनी है, नेफ्रॉन से। तो बेटा नेफ्रॉन को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब ये है कि किडनी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो नेफ्रॉन कहलाती है। भाई जैसे दीवार आप बनाते हो, दीवार की जो सबसे छोटी यूनिट है बेटा वो ईंट रहती है ना, तो ऐसे ही बहुत सारी ईंटों ने मिलकर क्या बना रखी है, पूरी की पूरी दीवार। तो उसको मैं बोल रहा हूं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बेटा हर किडनी के अंदर जो अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई है 1 मिलियन नेफ्रॉन होती है। कितनी बेटा, 1 मिलियन या फिर 10 लाख, ठीक है ना, संभाल लोगे। देखते हैं इसके बारे में। ईच ह्यूमन किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कितनी होती है बेटा, 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। संभाल लोगे। ट्यूबुलर क्यों बोला, ट्यूब लाइक दिखाई दे रही है, ठीक है ना बेटा, कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, बता दिया है बेटा। और हमारी जो नेफ्रॉन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है, पहले को मैंने बोला ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो बेटा ध्यान रखना, यहां पर जो ग्लोमेरुलस है, जो ग्लोमेरुलस है बेटा, ग्लोमेरुलस क्या था, डायग्राम में देखो, ग्लोमेरुलस क्या था बेटा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। क्या था बेटा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और इस वाले पार्ट को बोला है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोला है बेटा, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान रखना, मैं इसमें ये बता रहा था आपको कि जो हमारी किडनी है, किडनी में बहुत सारी नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन भी बेटा इनके जो पार्ट्स हैं, मैंने बोला जो ऊपर वाला पार्ट था बेटा, जो ऊपर वाला पार्ट था उसको मैंने बोला था कॉर्टेक्स। क्या बोला था बेटा, कॉर्टेक्स। और इनर पार्ट को क्या बोलता था मैं, मेड्यूला। तो यहां से एक ये भी क्वेश्चन बना था कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या है और मेडुला वाले रीजन में क्या है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में बताओ बेटा, बोमैन्स कैप्सूल कहाँ है, कॉर्टेक्स में। हमारा ग्लोमेरुलस कहाँ है, कॉर्टेक्स में। पीसीटी, डीसीटी और साथ ही बेटा कलेक्टिंग डक्ट। सर कलेक्टिंग डक्ट तो कॉर्टेक्स से मेडुला तक है, हाँ बिल्कुल। अगर कॉर्टेक्स में इंक्लूड करना पड़े कॉर्टेक्स में भी काउंट करेंगे, और मेडुला में काउंट करना पड़े तो मेडुला वाले पार्ट में भी हम कलेक्टिंग डक्ट को इंक्लूड करेंगे। सर मेडुला में और क्या है, मेडुला में है लूप ऑफ हेनले। क्या बेटा, लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। चलो देखो बेटा, तो ग्लोमेरुलस क्या था, इट इज ए टफ्ट। टफ्ट का मतलब बताया है कैपिलरीज का गुच्छा। क्या बताया बेटा, कैपिलरीज का गुच्छा। ध्यान रखना, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज
फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टरियोल। मैंने बोला था कि जैसे ही हमारे बोमेंस कैप्सूल के अंदर, जैसे ही बेटा हमारे बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या गई थी बेटा, कैपिलरीज, ये एफरेंट आर्टरियोल गया था ना, ये एफरेंट आर्टरियोल गया था ना, एफरेंट आर्टरियोल गया था ना, और ये टूट गया था छोटी 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 कैपिलरीज में, और बेटा बाहर निकल गया था एज अ इफरेंट आर्टरियोल। कैसे निकल गया था, इफरेंट आर्टरियोल। जिससे ब्लड की एंट्री हुई उसका डायमीटर ज्यादा था, जिससे ब्लड बाहर आया उसका डायमीटर कम था। इसका बहुत बड़ा रोल है जब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आप खुद बताओ, जब ज्यादा डायमीटर वाले से ब्लड की एंट्री होगी, कम डायमीटर वाले से ब्लड एग्जिट होगा, तो बताओ यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं होगा। तो जब हम यूरिन बनाने की मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब ये बात काम आएगी। अभी सिर्फ डायमीटर के बारे में याद रख लेना, बोलो ठीक है ना। चलो, तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज formed by the afferent arteriole, blood forms the glomerulus is carried away by efferent arteriole। वो करें carried away, glomerulus से ब्लड को अबे, दूर कौन ले जा रहा है, efferent arteriole, और लेकर कौन आ रहा है, afferent arteriole। इतनी सी बात थी बस। renal tubule vision with a double walled cup like structure। कप लाइक स्ट्रक्चर अभी बना के दिखाया था ना, इसकी बात चल रही है। यह है बेटा बोमेंस कैप्सूल। क्या है बेटा, बोमेंस कैप्सूल विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। वो कर रहे हैं जो किसको एनक्लोज करे रहती है बेटा, ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करे रहती है। किसको बेटा, ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करे रहती है। पढ़ो इसमें, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड मेल्पिगियन बॉडी, इज कॉल्ड मेल्पिगियन बॉडी। तो ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि बेटा इसको मैंने बोला ग्लोमेरुलस, और ये है आपके पास बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, और इन दोनों को मिलाकर हमने बोला है मेल्पिगियन बॉडी या फिर रीनल कार्पस्कल। ध्यान आ जाएगी। तो मेल्पिगियन बॉडी या फिर रीनल कार्पस्कल क्या होती है, दैट इज ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। संभाल लोगे, बहुत शानदार। इधर देखो बेटा, द बोमेंस कैप्सूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। मैंने क्या बोला था बेटा, जो हाईली कॉइल्ड नेटवर्क है उसको बोला है पीसीटी। क्या बोला बेटा, पीसीटी। और पीसीटी फर्दर जाके किसमें खुल गया था, लूप ऑफ हेनले में। किसमें बेटा, लूप ऑफ। तो अभी हम बात कर रहे थे बेटा, ये होती है हाईली कॉइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट पेज पर था बेटा हमारे पास ए हेयर पिन शेप। मैंने क्या बोला, लूप ऑफ हेनले को हेयर पिन शेप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल व्हिच हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ठीक है ना बेटा, द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो बेटा, अभी मैंने यहाँ पर आपके सामने नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया था, उसकी बात कर रहे हैं। वो करा बोमेंस कैप्सूल, ये किसमें बेटा, पीसीटी। ये लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये डीसीटी। इसकी बात चल रही थी, और ठीक है ना। ये बेटा इसकी बात चल रही थी। तो वो कह रहे हैं कि असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड। जो असेंडिंग लिम्ब है बेटा, इस वाली लिम्ब की बात चल रही है कि जो असेंडिंग लिम्ब है ये अनदर हाईली कॉइल्ड पोर्शन में ओपन हो रही है, जिसका नाम है डीसीटी। क्या नाम है बेटा, डीसीटी। डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन। देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है मैनी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडर कलेक्टिंग ट्यूब इनटू द नेफ्रॉन। इसीलिए बेटा हम नेफ्रॉन को, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट को नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते हैं। बोलो ठीक है ना। इधर देखो, ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब लाइक कलेक्टिंग डक्ट many of which converge and open into a renal pelvis। तो बेटा इस तरह की जो कलेक्टिंग डक्ट हैं, और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट ओपन होकर, मतलब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट किसमें ओपन हो जाएंगी बेटा, रीनल पेल्विस में, थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसेस। इसमें बेटा मेडुलरी पिरामिड से होते हुए कैलिक्स में जाएंगे, कैलिक्स से फिर आपको पता है पेल्विस, और पेल्विस रीजन से हमारे यूरेटर से होते हुए यूरिन कहां चली जाएगी बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में चली जाएगी। बोलो ठीक है ना। चलो,
ये बेटा आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पर लेबलिंग आती है। ये जो मैंने बना के दिखाया है ये सिंपलेस्ट डायग्राम है, इसकी नेमिंग आपको आ गई होगी। ये वाला एनसीईआरटी का है। तो देखो बच्चे यहाँ पर देखो आप ध्यान से, जिसके थ्रू ब्लड की एंट्री हो रही है इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका बेटा डायमीटर क्या है ज्यादा, इसको हमने बोला एफरेंट आर्टियोल। और जैसे ही एफरेंट आर्टियोल बेटा अंदर गया, देखो एनसीईआरटी ने बोला है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ग्लोमेरुलस को क्या बोला है बेटा टफ्ट ऑफ कैपिलरी, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, इसको वोमेन्स कैप्सूल के अंदर रखा हुआ है। और ये वोमेन्स कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बनी हुई है मेलपिगियन बॉडी। ये एक्चुअली डायग्राम किसका है बेटा मेलपिगियन बॉडी। और मेलपिगियन बॉडी तो बेटा क्या बताइए, मैंने बोला था कि वोमेन्स कैप्सूल और ये जो इसके अंदर है बेटा ये है ग्लोमेरुलस, क्या बेटा ग्लोमेरुलस। तो वोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इन दोनों को मिलाकर मैं बोलता हूँ मेलपिगियन बॉडी, या फिर मैंने बोला था रीनल कार्पस्कल, क्या बोला था बेटा रीनल कार्पस्कल। बोलो ठीक है ना, संभाल लोगे यहाँ तक। आगे देखो मेलपिगियन कार्पस्कल पीसीटी डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। अभी मैंने बताया कि कॉर्टेक्स रीजन में क्या क्या आएगा, वेयर एट द लूप ऑफ हेनले डिप्स, डिप्स का मतलब अंदर गया हुआ है, इनटू द मेडुला रीजन। अब हमारे पास जो नेफ्रॉन है ये भी दो तरह की होती है ना बेटा, एक है हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरी है जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। हम पहले देखेंगे यहाँ पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन किसको बोला है बेटा, ठीक है ना। और दूसरा क्या हमारे पास जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है बेटा वो आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी, पीसीटी लूप ऑफ हेनले इसका बहुत ही छोटा, लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटा। और जब तक मेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें बेटा जो लूप ऑफ हेनले होगा वो डीप मेडुला के अंदर होगा। कहाँ होगा बेटा डीप मेडुला के अंदर होगा। ध्यान से देखो इसको, देखो बेटा ये वाला मैंने पार्ट बोला है, अभी आपको बताया था जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा ये कहलाता है कॉर्टेक्स। क्या कहलाएगा बेटा कॉर्टेक्स। और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता था मेडुला, ठीक है ना। इसमें भी देख लो आप, ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स और नीचे वाला मेडुला। इनमें मेन डिफरेंस क्या है सर, इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलने का सिर्फ ये मतलब है कि ऐसी नेफ्रॉन्स जिनका ज्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है क्या कहलाती है बेटा कॉर्टेक्स नेफ्रॉन या फिर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मैंने बोला इसमें जनरली एनसीईआरटी कहती है कि या तो इनका लूप ऑफ हेनले बहुत ही शॉर्ट होगा या फिर एब्सेंट होता है। बासा रेक्टा यहाँ पर एब्सेंट होगी, इनका लूप ऑफ हेनले बहुत ही लॉन्ग होता है और बासा रेक्टा भी लॉन्ग होगी। इसमें बासा रेक्टा होगी और इसमें बासा रेक्टा नहीं होगी। बासा रेक्टा क्या होती है, देखो बच्चे आपको पता है यहाँ पर एफरेंट आर्टियोल आया था, क्या आया था बेटा एफरेंट आर्टियोल आया था, है ना, और इफरेंट आर्टियोल से निकल गया था। जो इफरेंट आर्टियोल था याद करो ये चारों तरफ स्टिब्यूल के लिपटा रहता था, है ना, और इसी को हमने बोला था बासा रेक्टा। क्या बोला था बेटा बासा तो रेक्टा। तो इसी के बारे में बात चल रही थी, बासा रेक्टा या तो शॉर्ट होगा या फिर एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो बासा रेक्टा लिपटा रहता है इसके चारों तरफ, है ना बेटा। तो वेल डेवलप बासा रेक्टा की जो बात की गई है, वेल डेवलप बासा रेक्टा बेटा किस टाइप की नेफ्रॉन में देखने को मिलेगा जुक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में। These are 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। तो बात यह आती है कि सर ह्यूमन किडनी में किस तरह की नेफ्रॉन्स होंगी। ध्यान रखना बेटा हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, ह्यूमन किडनी में दोनों तरह की नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल भी और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन भी। लेकिन जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये मैक्सिमम है, कितनी बेटा 85% है। इन दीस द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटा होगा एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। मेडुला रीजन में बहुत ज्यादा दूर तक नहीं गया है, छोटा ही है।
juxtamedullary nephron. These are only 15% of total nephrons. In these, the loop of Henle is very long. इनमें loop of Henle क्या होगा बेटा, बहुत ही long होगा and runs deep into the medulla. सर इन दोनों का मतलब क्या है? देखो बच्चे, ऐसे एनिमल्स जो कि रेगिस्तान में रहते होंगे या फिर वाटर स्कैरिटी वाले एरिया में रहते होंगे, उनका loop of Henle होगा long. आपको पता है जब हम यूनिट की मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि जिसका लूप ऑफ हेनले जितना ज्यादा लॉन्ग, क्या बोला मैंने, जिसका लूप ऑफ हेनले जितना ज्यादा लॉन्ग उसकी यूनिट उतनी ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होगी। बेटा जो डिजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके अंदर, उनमें बेटा पानी को या फिर वाटर को स्टोरेज करने की जरूरत ज्यादा होती है, तो इसीलिए यहाँ से एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, वाटर का लॉस यूरिन के थ्रू कम से कम होता है। तो इसीलिए ऐसे एनिमल जो कि सूखे वाले या कम पानी वाले एरिया में रहते हैं उनमें ज्यादातर नेफ्रॉन कौन सी पाई जाएगी, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हो बेटा कि ज्यादा लॉन्ग या फिर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन किनमें ज्यादा होगी। तो एग्जांपल दे सकता हूं यहाँ पर कैमल हो सकता है आपके पास, और आपने पढ़ रखा होगा बेटा कंगारू रैट, क्या पढ़ा होगा, कंगारू रैट, ठीक है ना बेटा। इनके पास पानी की कमी होती है, इसीलिए ये यूरिन को बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज करते हैं। बोलो ठीक है ना। आगे देखो, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, the efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ किसकी बात चल रही है, बोलो ठीक है ना। अब देखो बच्चे, यहाँ पर अगर मैंने आपको क्या बताया था कि ये हो गई हमारी नेफ्रॉन, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और ये क्या हो गया बेटा हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, बोलो ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं कि बेटा जो एफरेंट आर्टेरियल आई थी यहाँ पर कैपिलरीज का गुच्छा बनाया था, बाहर निकल गई थी ज्यादा डायमीटर और ये कम डायमीटर से। तो इसकी बात कर रहे हैं कि पीटीसी क्या है, ध्यान रखना, पीसीटी तो ये है, ठीक है बेटा, पीसीटी। मैं इसकी बात करने वाला हूँ पीटीसी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, या फिर मैं इसको बोलूंगा आगे चल के बासा रेक्टा। इसमें ब्लड है, क्या बेटा, ब्लड है। अब देखो ये जो आ रही है हमारे पास इफरेंट आर्टेरियल, जो इफरेंट आर्टेरियल होती है बेटा यही इस तरह से लिपटी रहती है, किसके चारों तरफ, हमारे लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ, है ना, इसके चारों तरफ बेटा, लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ। इसी को मैं बोल रहा हूँ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। नाम इसका क्या है, पेरी, पेरी का मतलब चारों तरफ, किसके चारों तरफ, तो बेटा ये लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ लिपटी हुई है, इसीलिए इसको बोला है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, या फिर मैं बोलता हूं उसको बासा रेक्टा। क्या बोलता हूं बेटा मैं, बासा रेक्टा। ध्यान रखना ये आर्टियोल, ये बेटा हमारी बॉडी में ऐसा बहुत ही कम जगह होता है कि किसी भी ऑर्गन के अंदर आर्टियोल ब्लड लेकर जाए और आर्टियोल से ही निकले। ये बेटा सिर्फ हमें किडनी में ही देखने को मिला है, कहीं और नहीं होता। ध्यान रखना, जनरली क्या होता है, किसी भी ऑर्गन के अंदर ब्लड को लेकर तो आर्टरी या फिर आर्टियोल जाएगी और बाहर आएगी तो वेन या फिर वेन्यूल लेके आएगी, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर हमें मिला है एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टेरियोल, दोनों जगह मैंने आर्टेरियोल शब्द का यूज किया है, समझ पा रहे हो बात, ऐसा बहुत ही कम जगह होता है। तो ये हमारे पास एफरेंट आर्टेरियोल और ये बेटा इफरेंट आर्टेरियोल, बोलो संभाल लोगे। अब पढ़ो इसमें, ए माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क ब्रांच पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, किसके पैरेलल जा रही है बेटा, लूप ऑफ हेनले, फॉर्मिंग अ यू शेप। बेटा हमने आपको बताया हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, क्या बेटा, लूप ऑफ हेनले, इसकी बात चल रही है। यू शेप बासा रेक्टा, बासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अभी मैंने कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात की थी, अब बताओ कॉर्टिकल नेफ्रॉन में इतना छोटा लूप ऑफ हेनले, तो बेटा उसमें छोटा ही क्या होगा हमारा, बासा रेक्टा होगा, सिंपल सी बात ये है। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, बोलो ठीक है ना। यहां तक आपका कोई डाउट नहीं होनी चाहिए।